शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में मैप वाले हिस्से के साथ में आज मैप के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कोलंबियन प्लेटू के बारे में। कोलंबिया का पठार हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है ये नॉर्थ अमेरिका की। उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यदि हम चर्चा करते हैं तो उस समय में यहाँ के जो पठार हैं और उनमें कोलंबियन प्लेटू सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आप देख सकते हैं रेड कलर से पठारों को दर्शाया गया है। जनरली क्या होता है, आजकल मैप वाले हिस्से में उतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ये मैप बना दिया जाएगा, 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि 1 नंबर में कौन सा पठार है, 2 नंबर में कौन सा लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो बार बार आप उनको रिपीट करते रहें, मैप को बार बार आप रिवाइज करते रहें तो अपने आप दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। जैसे सबसे ऊपर में हमको कोलंबिया का पठार दिखाई दे रहा है, उसके नीचे में है ग्रेट बेसिन पठार, उसके नीचे में है कोलोराडो पठार। मतलब कोलंबिया का जो पठार है सबसे ऊपर है, बीच में है ग्रेट बेसिन और नीचे है कोलोराडो का पठार। और 7वें नंबर पर यहाँ पर कैनेडियन सील्ड पठार को दर्शाया गया है। ये रेड लाइन से ऐसे करके उसको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। 6वें नंबर में है ओजार्क का पठार, और नीचे जाएंगे तो एडवर्ड पठार, और नीचे जाएंगे आप तो मैक्सिको का पठार है। मतलब बीच वाले हिस्से में यदि आप देखेंगे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले हिस्से में देखेंगे तो ओजार्क का पठार और एडवर्ड का पठार है, और नीचे मैक्सिको की तरफ यदि आप जाते हैं तो मैक्सिको का पठार है। ऊपर वाले हिस्से में कनाडा में कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और कैनेडियन सील्ड पठार लोकेटेड है। और भी ज़्यादा इस वाले मैप से हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ये जो कोलंबियन प्लेटू है रॉकी माउंटेन, और इसके यदि हम इस तरफ में जाते हैं, मतलब यदि हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो कैस्केड रेंज पड़ता है। दोनों के बीच में लोकेटेड है कोलंबियन प्लेटू, कोलंबिया का पठार। तो देखिए कोलंबिया के पठार को हम कोलंबिया स्नेक प्लेटू भी बोलते हैं, क्योंकि रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया पठार से होकर के गुजरती है। साथ ही साथ कोलंबिया की सहायक नदी स्नेक रिवर भी कोलंबिया के पठार से होकर के गुजरती है। इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया है, स्नेक, कोलंबिया स्नेक प्लेटू बोला जा रहा है। 2 रिवर यहाँ से निकल रही हैं, एक तो स्नेक है और दूसरा है कोलंबिया रिवर, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कोलंबियन प्लेटू। कोलंबिया का पठार रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी माउंटेन एंड कैस्केड रेंज के बीच में लोकेटेड एक अंतः पर्वतीय पठार है। इंटर माउंटेन प्लेटू, IMP शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। अंतर पर्वतीय हम किसको बोलते हैं, जब कोई पठार बीच में लोकेटेड है और आज आमने सामने उसको क्या है, पर्वत हैं। यहाँ पर की जो कंडीशन है वो सेमी एरिड कंडीशन है, और सेमी एरिड है। मैप के माध्यम से आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि भाई जो ग्रीन वाला जो एरिया है, ग्रीन वाला एरिया एरिड वाला रीजन नहीं हो सकता है। ये वाला जो एरिया आप देखेंगे हल्का हल्का पीला कलर दिखाया जा रहा है, सेमी एरिड वाला ये रीजन माना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो कोलंबिया का पठार है यहाँ पर सेजब्रस श्रब्स पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो कोलंबिया का पठार है ना, एक ज्वालामुखी पठार है। मतलब इसका निर्माण कैसे करके हुआ है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते चलते इसका निर्माण हुआ है। और ये जो कोलंबिया का प्लेटू है ना, कोलंबिया का पठार सूटकेस फार्मिंग के लिए बहुत विश्व में फेमस है। और बोला जाता है कि यहाँ पर सूटकेस फार्मिंग केवल समर सीजन के दौरान ही होती है। और कोलंबिया पठार पर कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध बनाया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में यदि हम जाएं और इसके एक्सटेंशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है, तो देखिए इसका जो एरिया है लगभग 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। और जैसे कि इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव है, वाशिंगटन, ओरेगॉन एंड इडाहो, इतनी जगह में ये फैला हुआ है। वाशिंगटन, ओरेगन एंड इडाहो, और ये इसके अलग अलग डाइवर्स लैंडफॉर्म के रूप में जाना जाता है।
और ये यूनिफॉर्म तरीके से कवर्ड है बेसाल्टिक लावा फ्लो से। मतलब यदि आप इस पठार में कभी जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आपको बेसाल्ट लावा का फ्लो हुआ है, जिसके चलते चलते आपको बेसाल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसाल्टिक लावा फ्लो से ये फैला हुआ है। बट सिग्निफिकेंट रैपिंग एंड फॉल्टिंग हैव काज्ड एलिवेशन टू रेंज। लेकिन देखिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, इसके चलते चलते इसकी जो हाइट है ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है। 200 से लेकर के 5000 फीट तक ये पहुंच गया है। ठीक है, यदि हम सी लेवल से इसको नापते हैं तो। और बोला जाता है कि इस रीजन में कोलंबिया एंड स्नैक रिवर अपने पानी को खाली करती हैं। इसके बाद सीधे हम चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की विज़िट पर गए हैं। वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल का वो उद्घाटन करने वाले हैं। 2015 में जब वो वहाँ की विज़िट पे गए थे ना, तो उन्होंने वहाँ की सरकार से डिमांड रखी थी कि भाई आप कुछ फ्री लैंड डोनेट करिए, कुछ लैंड डोनेट करिए ताकि वहाँ पर हम एक हिंदू टेम्पल का निर्माण कर सकें। तो एक प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी पार्टी की आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी जीत का एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूएई में कमाई करने के लिए जाते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। यदि सरकार उन लोगों के लिए काम करती है तो जाहिर सी बात है सरकार की वोट प्रभावित होती है। मतलब सीधा सीधा असर पड़ता है यहाँ के लोगों के ऊपर और वो लोग भी प्रभावित होते हैं कि नहीं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इनको वोट देंगे। चुनाव आने वाला है और उससे पहले एक प्रकार से कहना चाहिए उनकी ये सफलता ही है। पार्टिकुलरली वो हिंदू समुदाय को काफ़ी खासे प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ओल्ड फैशन्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बाइंड इंडिया यूएई टाइज। दोनों देश आपस में कैसे करके बंधे हुए हैं, काफ़ी पुराना उनका विश्वास है, साथ ही साथ क्रेडिबिलिटी है जिसके चलते चलते, विश्वसनीयता है जिसके चलते चलते दोनों देशों के बीच में संबंध अभी तक बने हुए हैं। तो राइडर का कहना है कि जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उनका संगम होना, उनका मिलन होना, उनका प्राप्त होना, साथ ही साथ में रेगुलर इंटरेक्शन होते जा रहा है, जिसके चलते चलते इंडिया का मोस्ट डायनामिक एंड कॉन्सिक्वेंशियल बायलैटरल रिलेशनशिप नज़र आती है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 8 महीनों की यदि हम हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे ना, तो पिछले 8 मंथ में ये 3rd टाइम विज़िट हो गई है यूनाइटेड अरब अमीरात की। इन्होंने बायलैटरल विज़िट करी थी जुलाई 2023 में, फॉलोड बाय वन ऑफ COP28 इन नवंबर। ठीक है, नवंबर में COP28 में मिले, इसके बाद जुलाई 2023 में मिले और ये तीसरी बार हो गया है अभी तक पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड यदि हम उठा करके देखते हैं, जहां पर इनको रेयर ऑनर प्रोवाइड किया गया था, बीइंग द ओनली विजिटिंग डिग्निटरी टू एड्रेस द सेरेमनियल ओपनिंग सेशन। तो उस समय में जो सेरेमनियल ओपनिंग सेशन का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ पर इनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। शेख मोहम्मद वास इन दिल्ली इन सितंबर फॉर द G20 समिट। और उनकी तरफ से भी हमारे देश में डेलीगेशन आए हैं, जैसे कि शेख मोहम्मद हमारे देश में दिल्ली आए थे G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए एज वन ऑफ द इंडियाज स्पेशल इन्वाइटी। इंडिया ने स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर उनको बुलाया था। फिर जनवरी 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर भी हमने उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था। और
देखा जाए ना तो ये जो विजिट रही है, ये जो मुलाकात हो रही है दोनों देशों के बीच में, कुछ ग्लोबल बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं जिनको यदि दोनों देश मिलकर के निपटा देते हैं तो अपने आप में ये विश्व गुरु कहलाएंगे और भारत की इसमें जीत मानी जाएगी। ये देखिए इनकी जो विजिट है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, because it has been determined by the religious calendar for the inauguration of the Grand Hindu Temple in Abu Dhabi। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर होने वाली है वो आबू धाबी में एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल स्थापित किया जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में यूएई गए थे तो वहाँ की लीडरशिप से उन्होंने डिमांड किया था कि आप हमें लैंड डोनेट करिए ताकि हम मंदिर का निर्माण कर सकें। आगे बोला जा रहा है द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर 11वें नंबर का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था दुबई में। दुबई के डावोस वर्जन की हम बात करने वाले हैं। ये एक मेजर एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसके माध्यम से देश दुनिया के लोग अट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट लीडर आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं एंड थॉट लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और साथ ही साथ में दुनिया भर के नेता लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल का जो समिट रहा था उसका जो फोकस रहा था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स and gives India a platform to put forth its own view before the influential global audience। कुल मिलाकर के यहाँ पर भारत को भी एक मौका मिल गया था, भारत को भी एक प्लेटफार्म मिल गया था कि भाई आप अपने आप को थोड़ा आगे लेकर के आइए। इसके बाद एडिटोरियल का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा चालू होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो मजबूत होते जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए भारत मार्ट, ये एक बहुत बड़ा कॉर्नर स्टोन साबित होने वाला है आने वाले टाइम में। तो भारत मार्ट के बारे में बोला जा रहा राइटर के द्वारा, ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मार्ट का भी शुरुआत कर दें, उसका उद्घाटन कर दें। और ये काफ़ी एंटीसिपेटेड प्रोग्राम है, स्कीम है, एक की इनिशिएटिव है जिसको चालू किया है दुबई बेस्ड डीपी वर्ल्ड के द्वारा एंड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से इसकी शुरुआत करी गई है। इसके माध्यम से जो इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है ये अपने माल को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वहाँ पर बेच पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो रिटेल है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी दुबई के जाबेल अली फ्री जोन एरिया में। एंड बोला जा रहा है कि ये जो डीपी वर्ल्ड है ये निर्माण करना, डीपी वर्ल्ड विल बिल्ड अराउंड 800 शोरूम्स एंड 18 वेयर हाउस ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ ऑन ए 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट प्लॉट। तो कितना बड़ा ये एरिया है जहाँ पर आपको 800 शोरूम देखने को मिलेंगे, 18 वेयर हाउस देखने को मिलेंगे। आने वाले 24 महीना में 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट के प्लॉट में इसका निर्माण किया जाना है। इसके माध्यम से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं क्या काम कर पाएंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ऑटो कंपोनेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, अपैरल मतलब कपड़ा उद्योग है, प्रोसेसिंग फूड है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कॉस्मेटिक, हैंडीक्राफ्ट, टू शोकेस देयर प्रोडक्ट। यहाँ पर इतने सारे अलग अलग क्षेत्र के जो उद्योगपति लोग हैं वहाँ वो लोग जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि देखिए हम ये चीज़ें बनाते हैं, आप इनको ख़रीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डीपी वर्ल्ड के माध्यम से आप देख रहे हैं ख़रीदार और विक्रेता दोनों एक ही जगह पर हमको देखने को मिल रहे हैं।
And Bharat Mart project comes on the heel of the ambitious India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement which completed in its first year in 2023। साथ ही साथ राइटर का कहना है ये जो भारत मार्ट प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये इंडिया यूएई कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से ही है, जो कि कंप्लीट हुआ था, जिसने कंप्लीट कर लिया है 1 साल 2023 में। ट्रेड के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेड ऑलरेडी देखा जाए तो इंडिया का जो ट्रेड है यूएई के साथ में वो 16% बढ़ा है, ये पहुँच गया है $85 बिलियन में। एंड बोला जाता है कि देखिए इन सब के चलते चलते यूएई की जो पोजीशन है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। एंड द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेपा एंड भारत मार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेपा और भारत मार्ट दोनों कैसे करके आपस में रिलेट करते हैं। तो सेपा साथ ही साथ में भारत मार्ट दोनों में ये पोटेंशियल है कि ये प्रोवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग इम्प्यूट टू एक्सपोर्ट को ये आग चिंगारी प्रोवाइड करने वाले हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरर गुड्स का। यहाँ तक कि एज द इनिशियल स्टेप टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन नेशनल करेंसीज प्रॉमिस टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि भाई देखिए इनिशियल स्टेप के तौर पर जो ट्रेडिंग है नेशनल करेंसीज में होने वाली है, ताकि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है ना वो कम ज़्यादा ना हो, बढ़े ना, किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड बोला जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है कहाँ पर, बायलैटरल इंगेजमेंट में, जिसके चलते चलते और भी ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में वो मजबूत होने वाली है। इसके साथ ही साथ में अदर कुछ मेजर अचीवमेंट्स भी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने चालू कर दिया है अपनी मास्टर प्रोग्राम को एनर्जी ट्रांजिशन में, सस्टेनेबिलिटी में, इट्स इंटरिम कैंपस इन आबू धाबी। आईआईटी दिल्ली की तरफ से एक कैंपस खोला गया है आबू धाबी में, जहां पर आपको एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। एंड बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जा रहा है यूएई की तरफ से, हैव मेड इट द 4th हाईएस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इन 2022-23। यूएई भी हमारे देश में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहा है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ये बहुत जल्दी अपना एक ऑफिस खोलने वाली है गिफ्ट सिटी गुजरात में। एक 14 साल की डील है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से करी गई है कि हम 1.2 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेंगे आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से 2026 से 2039 के दौरान। हैज़ बीन साइन टू बूस्ट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, भारत में जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ नहीं पाएंगे, एनर्जी की जो सिक्योरिटी है हमारे देश में बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो डिफेंस कोऑपरेशन का एरिया है उसमें भी दोनों देश काम कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। अब कुछ रीजनल इशू चल रहे हैं जिनको सॉल्व करने की बात करी जाती है, जैसे कि अभी गाजा का वार चल रहा है, हाउदीस लोग रेड सी में शिप के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब कंडीशन से कैसे करके दोनों देश बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। इसके बाद 2nd नंबर का जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो साइंस मतलब साइंटिस्ट एंड रियल वर्ल्ड की जो कुछ समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने को लेकर के। टाइटल देखा जाए तो इसका बहुत ही बेहतरीन रखा गया है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसके अंदर में जाएंगे, गहराई में उतरेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उतनी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी नहीं गई हैं। एकदम दर्शन वाली बातें आपको लगेंगी, आगे चल कर के आप देखेंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्टकट में समझें, आसान शब्दों में समझें। देखिए इस एडिटोरियल का जो टाइटल रखा गया है इसमें बोला गया है कि हमारा जो वैज्ञानिक समुदाय है, जो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं ना, उनको कुछ
ऐसी चीज़ में लगना है ताकि जो रियल में समस्याएं चल रही हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें जो चल रही हैं, उसको कैसे करके आप सॉल्यूशन ला सकें। या तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई डेली टू डेली की लाइफ में जो मैं चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, उसका हल वैज्ञानिक लोगों को निकालने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी मुझे आज ज़रूरत नहीं है वैज्ञानिक लोग उसमें लगे हुए हैं। मतलब मैं ऐसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ कि मेरा काम ही नहीं चल रहा है। ऐसी चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करना चाहिए वैज्ञानिक लोगों को, ऐसा राइटर का कहना है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में साइंस की डोज बच्चों को क्यों दी जाती है? ताकि हमारे जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट हो सकें, प्रीजुडाइज गुड सिटीजन बन सकें एंड इन इनकुलकुलेट ऑब्जेक्टिविटी एंड अदर साइंटिफिक क्वालिटी ऑफ माइंड। हम क्यों पढ़ाते हैं विज्ञान का विषय? ताकि बच्चे विज्ञान को समझ सकें, करीब से देख सकें कि रियल में चीज़ें होती क्या हैं, काल्पनिक दुनिया में ही ना रहें, वो कुछ प्रैक्टिकल वाली दुनिया में भी उतर करके आए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आवर इंस्टीट्यूशन आर फ्लश विथ साइंटिस्ट विथ क्वार्टर कुक्ड साइंटिफिक टेम्पर। पावर ऑफन हैज़ upper hand over knowledge even within these scientific cantonment। एंड बोला जा रहा है कि यहाँ पर मेन चीज़ किन के हाथ में है? अपर हैंड में है। यहाँ पर निचले लेवल पर, छोटे मोटे वैज्ञानिकों के लेवल के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा राइटर का कहना है। आज के समय में कोई भी वैज्ञानिक यदि पढ़ाई कर लिया है तो वो क्या काम करता है? जो थ्योरी उसने पढ़ा है ना, उसी को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वो लगाता है। वो कभी भी बाहर से कोई चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करता है या फिर बाहर की चीज़ों को वो अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोगों को थोड़ा सा बाहर से भी सीखने की ज़रूरत है कि बाहर से कोई चीज़ इसमें अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप खाली अपना जो थ्योरेटिकल चीज़ हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो पढ़ाई कर रहे हैं, केवल उसी के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना है, ऐसा राइटर का कहना है। इस प्रकार के जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं ना, ये लोग क्वांटिफिएबल रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं, मात्रात्मक, केवल और केवल नंबर में चीज़ें बताते हैं कि इतना किलो, इतने किलोमीटर, इतने ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट में देते हैं। और इसके लिए सिंप्लीफाइड मॉडल प्रस्तुत करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये कंसीडर नहीं करते हैं इनपुट फ्रॉम आउटसाइड द साइंस एंड ओवरलुक द सोशल एम्बेडेंसनेस ऑफ देयर एक्टिविटी। कुल मिलाकर के बाहरी दुनिया को ये लोग भूल जाते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। आगे साइंटिफिक मेथड के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो वैज्ञानिक विधियां रहती हैं, ये अनुभववाद के जो बिलीव्स हैं, अनुभव के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। साथ ही साथ में रेप्लिकेबिलिटी मतलब इनफ इन्फॉर्मेशन, कि भाई आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि आपके लिए ये चीज़ पर्याप्त है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फ्री एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन पर साइंटिफिक मेथड आधारित रहती है। 2-3 चीज़ें बताई जा रही हैं। एक है एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद, दूसरा है रिप्लिकेबिलिटी एंड तीसरे नंबर में है फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने कहीं से इन्फॉर्मेशन लिया, कहीं से किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, कहीं से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है। एंड बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रीडोमिनेंट तरीके से फॉलो किया जाता है स्ट्रेटजी ऑफ रिडक्शनिज़म की। प्रीडोमिनेंटली मतलब होता मुख्य रूप से रिडक्शनिज़म की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। ये एक ऐसी अप्रोच है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें होल ऑफ समथिंग को बाय एग्जामिनिंग इट्स पार्ट्स। इसके पार्टों को हम समझते हैं। किसी भी समस्या को अलग अलग पार्ट में हमने बांट दिए हैं और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन बोला जा रहा है कि इस प्रकार की जो अप्रोच है कि हम बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्या में बांट दिए हैं और फिर उसका हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है ये हमेशा हर केस में आपको सफलता नहीं दिला सकती है। इसलिए कभी कभी हमें जो है किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से देखना ज़रूरी हो जाता है, ऐसा राइटर का बोलना है। और राइटर कहते हैं कि जो होल चीज़ है, पूरी की पूरी वस्तु है हमारे पास में, ये हमेशा आपको ज़्यादा ही नॉलेज देने वाली है इसके पार्ट्स की तुलना यदि आप करेंगे तो। एंड हम बात करते हैं अब रियल प्रॉब्लम वर्ल्ड की। एंड इसमें दुनिया में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही, बहुत सारे क्षेत्र में रिसर्च करना बाकी है। तो इसमें यदि आप केवल इंडिविजुअल डिसिप्लिन के ऊपर रिलाय हो जाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोवाइड ए स्क्यूड पर्सपेक्टिव, लेकिन यहाँ से जो पर्सपेक्टिव हमको प्राप्त हुआ है वो पर्सपेक्टिव हमारा बिगड़ गया है। मतलब हमारे सामने समस्याएं हैं और हमने क्या काम कर दिए हैं, इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स के हिसाब से उस समस्या का हल निकाल रहे हैं। डिसिप्लिन्स का मतलब हो गया कि भाई मैं केमिस्ट्री से आगे बढ़ा हूँ, कोई फिजिक्स से आगे बढ़ा है, कोई रोबोटिक्स लेकर के आगे बढ़ा है। इस प्रकार से इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स के माध्यम से हम समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी और समस्या को बिगाड़ देता है, ऐसा राइटर का कहना है। देखिए, यदि इंसानों की जो ज़रूरत है उसको साइंस पूरा कर रहा है, तो साइंस की भी ज़रूरत को ह्यूमन को पूरा करना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। साइंस देन मस्ट कन्फ्रंट अनकम्फर्टेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विथ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़। एंड इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकम्फर्टेबल प्रोस्पेक्ट है, इनका सॉल्यूशन निकाल सकता है, जैसे कि डाइवर्स लैंग्वेज है, वोकैबुलरीज है, वर्ल्ड व्यू है, वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ है, फेथ एंड कल्चर है। बहुत सारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम रहती है उसमें ज़रूरत रहती है प्रैक्टिकल नॉलेज की, प्रैक्टिकल नॉलेज जनरेटेड टू सॉल्व दैम लॉन्ग बिफोर देयर इज़ इनफ रिसर्च टू एस्टेब्लिश ए इररिफ्यूटेबल पॉइंट। एंड देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के आप कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं इंडिया एफ्टा पैक्ट के बारे में। बोला जा रहा है इंडिया एफ्टा जो पैक्ट में हमको स्पेसिफिक ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है ना, इससे जो ड्रग इंडस्ट्री है वो प्रभावित हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो पेटेंट के ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के चर्चा होगी। एंड कुछ यहाँ पर छूट देने की बात करी जाती है जो इंडियन मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं, जेनरिक दवाओं के जो निर्माता हैं। एक क्लॉज आया है हमको, ठीक है, और ये हमको देखने को मिला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, टेक्स्ट बीइंग नेगोशिएटेड बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। दो लोगों के बीच में एक डील यहाँ पर कहना चाहिए हमको देखने को मिली है। इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कुड डिले एक्सेस टू अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स इन इंडिया बाय मिनिमम ऑफ 6 ईयर अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट व्यूड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे देश में जो अफोर्डेबल जेनरिक वर्जन है पेटेंटेड ड्रग्स की हमारे इंडिया में, इसमें डिले हो सकता है। मिनिमम यहाँ पर 6 ईयर्स बताया जा रहा है। एक लीक्ड ड्राफ्ट है किसका, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कहना है। देखिए, आने वाले 6 महीने में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। एंड इसको जो सिग्नेचर करने वाले लोग हैं शुड इंक्लूड ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि सिग्नेटरी कौन रहेगा, स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्या चीज़ है। तो जो लोग अनुमति चाह रहे हैं, जिनको चाहिए सहमति उनकी कंट्री के रेगुलेटर से कि हम ड्रग्स को बेच सकें,
वुड नॉट रिलाई ऑन अनडिस्क्लोज टेस्ट डाटा। अब इन लोगों को अनडिस्क्लोज टेस्ट डाटा के ऊपर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको कहना चाहिए कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रमाणीकरण की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्नेटरी वर्ड यूज़ किया गया है। सिग्नेटरी का मतलब होता है ऐसी कंट्रीज़ जो कि ट्रेड में लगी हुई हैं। एप्लीकेंट कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। अनडिस्क्लोज टेस्ट डाटा क्या है? इसका मतलब ये है ड्रग की एफिकेसी एंड ड्रग का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है लोगों के ऊपर, इन सब को बोला जा रहा है अनडिस्क्लोज्ड टेस्ट डाटा। इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं, देखिए। दिस शुड अप्लाई नॉट ओनली टू न्यू केमिकल ड्रग्स, ये चीज़ नई केमिकल ड्रग्स के लिए अप्लाई होगी। साथ ही साथ में बहुत सारे क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम बायोलॉजिक ड्रग्स बोलते हैं, जैसे मोनोकोलन है, एंटीबायोटीज़ है, वैक्सीन फार्मूलेशन है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंटाइटीज़ and are harder to make copies of. Many Indian biotechnology companies are developing biological drugs। तो इतने सारे लोग इस पैक्ट में शामिल किए गए हैं। हमारे देश में देखा जाए दशकों से जेनरिक ड्रग्स की जो इंडस्ट्री है एकदम मशरूम की तरह पनप गई है। has registered attempt by foreign pharmaceutical companies to extend monopoly right over the patented drugs। तो ये क्या है, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि जो पेटेंटेड ड्रग्स है वो भी हम बनाना चालू कर दें, ये चीज़ ये सोचते हैं। लेकिन बाहर की जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज है ना, उनका कहना है कि हम एक बार पेटेंट हासिल कर लिए तो हम आपको नहीं बनाने देंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री है ओवर द ईयर्स मेड अफोर्डेबल वर्जन ऑफ द एक्सपेंसिव ड्रग्स, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, जो महंगी महंगी दवाई है ना उनको सस्ते में बना बना करके बेच देते हैं, तो इनसे बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान होता है। इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है ये थर्ड नंबर की लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है। इसमें प्रोड्यूस करती है 60,000 जेनरिक ड्रग्स को अक्रॉस 60 थेरेपेटिक कैटेगरी में, एंड इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 3.4 लाख करोड़ है, ऐसा कहना है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर भगवंत खूबा का 2023 पार्लियामेंट में। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो ड्रग्स हैं जैसे कि बेडाक्विलिन, टीबी, अंडर प्रोविज़न ऑफ डाटा एक्सक्लूसिविटी वुड नॉट बी अवेलेबल। इसके बाद पेटेंट को लेकर के यहाँ पर बोला जाता है कि एक बार यदि आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं ना किसी भी गोली दवाई की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो आपको 20 साल के लिए आप फुर्सत हो गए हैं कि ये दवाई मैं ही बनाऊंगा, 20 साल तक कोई और इसको नहीं बना सकता है। ठीक है, इसके चक्कर में क्या होता है ना कि हमारे देश में एक तो वो दवाई वो ही अकेला बना रहा, कोई और दूसरा नहीं बना रहा है, तो वो चीज़ हमारे देश में महंगी मिल सकती है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। इस प्रकार से असर पड़ता है मार्केट के ऊपर, ऐसा राइटर का कहना है। अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्वीकृत प्रावधानों के हिसाब से यदि हम देखें तो भारतीय कानून दवा निर्माता को भारत में पेटेंट होने के केवल 3 साल बाद रिवर्स इंजीनियरिंग और दवा के जेनरिक या कॉपी कैट संस्करण बेचने की अनुमति देता है। मतलब 3 साल तक आप बढ़िया अपना बिजनेस कर लीजिए, इसके 3 साल के बाद आपकी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी, ऐसा इंडिया के नियम कानून कहते हैं।